हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियां जो आई थी उनका क्रम क्या था, और देखा था कि हमने कि भारत में 4 यूरोपीय कंपनियां आती है और उनका क्रम क्या है, कब कब आती है। और इन्हीं के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटक का युद्ध के बारे में। कर्नाटक का युद्ध, जैसा कि आप देखें कि सबसे पहले जो कल हमने देखा था क्लास में कि सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आते हैं। दूसरा डच आते हैं, ये 1596 के आसपास आते हैं। और तीसरा जो है अंग्रेज, ये 1599 ईस्वी के आसपास आते हैं। और फोर्थ जो है ये 1664 के आसपास में फ्रांसीसी आते हैं। ये क्रम है यूरोपियन कंपनी जो है भारत में आने का क्रम है, इसी क्रम में वो आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, और 1664 में फ्रांसीसी आते हैं। तो पुर्तगालियों का जो है, डच आने के बाद पुर्तगालियों का जो शक्तियाँ थी वो कम होने लगी थी, और फिर अंग्रेजों और डच के बीच में युद्ध होता है, तो डचों की भी एकाधिकार समाप्त होने लगते हैं। और आखिर में जब फ्रांसीसी आते हैं तो इनके बीच में कुछ संघर्ष होते हैं, और यही संघर्ष में कर्नाटक का युद्ध है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से हमने आज कर्नाटक के युद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध क्या? भारत में यूरोपीय कंपनियां का आगमन जो है ये प्राचीन काल से हुआ था, लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पे कि आने के बाद, यूरोपीय कंपनी आने के बाद उनके, वो तो आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिजनेस के अलावा, व्यापार ट्रेड के अलावा उनकी लालसा और बढ़ती गई है। और वो क्या करें, अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वो आपस में जो भी और भी यूरोपीय कंपनियां आई थी उनके साथ उनका युद्ध होने लगा। तो इन्हीं क्रम में जो आप देख रहे हैं कि लास्ट जो बचे हुए हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनके बीच में युद्ध होता है, वही कर्नाटक के युद्ध से नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का युद्ध अगर बात करें तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार को लेकर के संघर्ष थे। ये क्या था कर्नाटक का युद्ध? अंग्रेजों और फ्रांसीसी इनके बीच में व्यापार को लेकर के जो संघर्ष थे, इसी को हम कहते हैं कर्नाटक का युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिसको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 युद्ध हुए थे। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लगातार व्यापार को लेकर के संघर्ष जारी था। ये दोनों ही व्यापार को बढ़ाने और अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु अग्रसर थे। इसी कारण अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने भारतीय राजनीति में भी दखल देना प्रारंभ कर दिया था। ये तो आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, पर यहाँ पे इनकी इतनी लालसा बढ़ गई, इतनी इनका लोभ बढ़ गया कि वो यहाँ के जो राजनीति था उनमें भी इन्होंने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब वो राजनीतिक में अगर दखल अंदाजी कर लेते हैं, राजनीतिक पावर इनके पास होता, तो वो सारी चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। इसी वजह से दोनों ही यूरोपीय कंपनियां
एक दूसरे के क्या हो गए, कंपिटिटर हो गए, और इन दोनों में बहुत ही संघर्ष होना शुरू हो गया, और दोनों एक दूसरे को व्यापार से, एकाधिकार से हटाना चाह रहे थे। ये दोनों ही कंपनियां यूरोपीय थी, और वहां भी इनके मध्य संघर्ष चलता ही रहता था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वो भारत में ही लड़ रहे थे, यूरोप में भी, जहां इनका होम टाउन था, होम कंट्री था, वहां भी इन दोनों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता था, वहां भी संघर्ष होता रहता था। वैसे ही विश्व के अलग अलग भाग में जैसे जैसे दोनों के बीच में होता था, विश्व के अलग अलग भाग में जहां जहां भी इनके लोग थे, ये दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता था। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने बताया कि आंग्ल यानी ये जो इंग्लिश मैन है और फ्रांसीसी, इन्हीं की युद्ध को हम कर्नाटक की युद्ध से जानते हैं। ये युद्ध उस समय प्रारंभ हुआ जब यूरोप में दोनों देशों के मध्य, ये कर्नाटक का युद्ध जो हम कहते हैं, या फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो हम बोलते हैं कि युद्ध हुआ है या फिर संघर्ष हुआ है, ये कब हुआ, जब इनके होम कंट्री यानी यूरोप में इन दोनों देशों के मध्य ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। यानी ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ये है ब्रिटिश, ये दोनों ने इन पे ऑस्ट्रेलिया पे अधिकार जमाना चाहा, और इन्हीं के वजह से जो संघर्ष यूरोप में शुरू हुए थे, यूरोप में जो संघर्ष हुए उसी के कारण है, वही उन्हीं का परिणाम है कि यहाँ पे भी इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिए। भारत में कुल 3 युद्ध लड़े गए, जो कि यहाँ पे 3 युद्ध लड़े इन्होंने, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इनमें से जो 1746 है, 1746 से 1763 के मध्य में ये तीनों युद्ध हुए, और इनके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का भारत से पूर्णतः सफाया हो गया। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक के युद्ध में हम सबसे पहले देखेंगे, यह है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748, 1746 से 1748, यानी 2 साल के मध्य संघर्ष हुए, इसी को हम प्रथम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के प्रारंभ होने के समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पौंडीचेरी में था, यानी मुख्यालय कहाँ पे था इनका, फ्रांसीसियों का मुख्यालय पौंडीचेरी में था, पौंडीचेरी। इसके अलावा इनकी और भी कार्यालय थे, जैसे जिंजी में था, मुसुलीपट्टनम में था, करिकल में था, माही में था, सूरत में था, और चंद्रनगर में भी थे। अंग्रेजों के जो मुख्यालय, तो फ्रांसीसियों के मुख्यालय था यहाँ पे, फ्रांसीसी। अगर अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजों की जो मुख्यालय था वो मद्रास, बंबई और कलकत्ता, इन जगहों पे था। 1740 ईस्वी में 1740 ईस्वी में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया, और इसी के कारण 1746 में भारत में दोनों कंपनियों में युद्ध शुरू हो गया। इस समय डुप्ले पांडिचेरी का फ्रेंच गवर्नर था। पांडिचेरी में जो ये डुप्ले था, डुप्ले नाम आपको याद रख, कल भी हमने देखा था डुप्ले, ये फ्रांस का क्या था, गवर्नर था, कहाँ पे, पांडिचेरी में। तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रेंच सेना ने अंग्रेजों को परास्त कर मद्रास जीत लिया। अब जैसा कि देख रहे हैं कि मुख्यालय यहाँ पे था, लेकिन मद्रास का जो एरिया है ये डुप्ले के नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में, डुप्ले के लीडरशिप में ये जो मद्रास के अंग्रेजों का एरिया जो था, अंग्रेजों जिसपे अपना एक अधिकार प्राप्त कर किए हुए थे, उनको ये फ्रांसीसियों ने जीत लिया। और
प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ वहां पे फ्रांसीसियों का क्या हुआ, जीत हुआ और अंग्रेजों की हार हुई है। और यहाँ पे एक सेंट टोमे का युद्ध फेमस है, सेंट टोमे का युद्ध। अब सेंट टोमे के युद्ध क्या है, यह युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन 1746 से 1749, अनवरुद्दीन कौन था ये कर्नाटक का नवाब था, अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। असल में जिस समय दोनों यूरोपीय कंपनियां भारत में युद्ध कर रही थी, उस समय कर्नाटक के नवाब ने दोनों को ही युद्ध बंद करने तथा देश में शांति और व्यवस्था को भंग न करने का आदेशित किया था। यानी ये जो अनवरुद्दीन था कर्नाटक का नवाब, वो यूरोपीय यानी जो ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों को भी और फ्रांसीसियों को भी बोला भैया यहाँ पे आप युद्ध मत कीजिए, यहाँ पे देश में अशांति हो जाती फैल जाती है, आप युद्ध बंद कीजिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखिए। डुप्ले ने अपनी कूटनीति से नवाब को मद्रास जीत कर देने का आश्वासन दिया। अब ये डुप्ले चालाक आदमी था जिसने नवाब को बोला कि ऐसा करो, आप मुझे ना हेल्प करो, मैं मद्रास जब जीतूंगा तो मद्रास आप ही को दे दूंगा। बट ऐसा वो नहीं किया उन्होंने, तो नवाब ने अपनी सेना भेज दी इनके साथ लड़ने के लिए, और जब उन्होंने मद्रास को जीता तो फिर उन्होंने मद्रास लौटाने से इनकार कर दिया। जब नवाब के पास भारतीय सेना जो थी लगभग 10,000 थी, सॉरी 700 जो सेना लगभग थी जो नवाब से लिया गया था, और 230 फ्रांसीसी थे। ये इतने मिलकर के लगभग कितना है 1000, यानी 1000 के लगभग सेना 10,000 सेना को परास्त कर दिया, यानी उसको हरा दिया। तो इससे पता चल गया कि इनकी जो है सेना बहुत संगठित थी और ये अच्छे ट्रेनिंग दिए हुए थे। अब 1000 की सेना लगभग 10,000 सेना को अगर हराने की हिम्मत रखता हूँ, जाहिर सी बात है कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें बहुत ज्यादा इनको ट्रेन किया गया है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्सला सॉपल की संधि से समाप्त हुआ। और अंग्रेज बहुत चालाक थे, पहले युद्ध करते थे, युद्ध किए फिर संधि किए, फिर युद्ध किए फिर संधि किए। तो ये इनका नीति ही ऐसी थी, ये युद्ध करते थे संधि करते थे, युद्ध करते थे संधि करते थे, यही चलता रहता था इनका। तो यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये 1748 यूरोप में एक संधि हुई, एक्स ला सापेल। इस संधि से, ये संधि का नाम है, इसी संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद जो है, ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में लड़ रहे थे ना, ऑस्ट्रिया के चक्कर में दोनों लड़ रहे थे। अब इन्होंने कहा कि चलो दोनों आपस में सहमति हम बना लेते हैं, और फिर ये जो मद्रास था, इसी संधि द्वारा मद्रास जो अंग्रेजों से डुप्ले ने जीता था वो वापस अंग्रेजों को कर दिया गया। इस युद्ध के दौरान दोनों ही दल बराबरी पर रहे, परंतु युद्धों में फ्रांसीसियों के जो है श्रेष्ठता साबित हुई। यानी इससे साफ हो गया था कि फ्रांसीसी जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो ये था हमारा प्रथम कर्नाटक का युद्ध, किसके किसके बीच में हुआ था, 1746 से 48 के बीच में चला, अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और इसमें सोमटेटे का युद्ध, जो सेंट टोमे का युद्ध कहते हैं, इसमें क्या है कि कर्नाटक के जो नवाब थे और फ्रांसीसी, उनके बीच में लड़ा गया था। जिस समय भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों युद्ध के संघर्ष होते रहते थे, तो अनवरुद्दीन ने बोला कि भैया यहाँ पे युद्ध वगैरह मत करो, हमारे देश में शांति रहने दो और आपस में आप लोग बात विचार कर लो, अपने जो शक्तियां उसको अपने हिसाब से यूज करो। तो
1948 सॉरी 1748 में एक्स-ला शापेल संधि होती है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, यूरोप में होती है, और यहाँ से ये डिसाइड करते हैं कि आपसी सहमति बनाते हैं हम कैसे इस पे एक अधिकार प्राप्त करें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और उसी संधि के दौरान मद्रास जो डुप्ले ने अंग्रेजों से जीता होता है उसको पुनः प्राप्त यानी वापस कर देता है, और दोनों में बराबरी हो जाता है। ठीक है, दोनों के युद्ध के दौरान की बराबरी हो जाती है। फिर लेकिन कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर चुके डुप्ले की राजनीतिक विपाशा जाग चुकी थी, यानी वो लालची हो गया था, उसको लगता था कि किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से पूर्णतः भगा दें और यहाँ पे पूर्ण रूप से जो उत्तराधिकार है वो हमारे ऊपर होने चाहिए, कंट्रोल जो है हमारे ऊपर होनी चाहिए। इसी के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 और 54 के बीच में चलता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 1749 से 1754 1754 इसमें चलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डुप्ले भारतीय राजनीति में भाग लेना चाहता है, उसे भारतीय राजनीति में दखल देने का अवसर हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद से होता है। हैदराबाद में भी पंगा चल रहा होता है, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद में क्या होता है कि आसफजाह की मृत्यु के बाद वहां के जो नवाब होता है आसफजाह, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो है कौन बनेगा इसके लेकर के उनमें उसके पुत्र जो नासिर जंग उसका पुत्र होता है और उसका एक भतीजा होता है मुजफ्फर जंग, ये दोनों में ना मध्य में विवाद हो जाता है। इनके पुत्र नासिर जंग और इसका जो भतीजा है मुजफ्फर जंग, इन दोनों में जंग होता है कि ये कहता है मैं बनूंगा ये बनूंगा, इनमें चलता है। और यहाँ कर्नाटक में भी यही चीज होता है। कर्नाटक का जो नवाब तो कौन था, अनवरुद्दीन। अब अनवरुद्दीन और उनके बीच में अनवरुद्दीन और इसके जो बहनोई होता है चंदा साहिब, इनका बहनोई होता है चंदा साहिब, इनके बीच में भी विवाद शुरू हो जाता है। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में, ये डुप्ले बहुत चालाक था, वो तो उसके अंदर तो राजनीतिक लालसा जाग चुकी थी, लोभ आ चुका था उनके अंदर। तो ये जो विवाद चल रहा था ये नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में, इन्हीं का उन्होंने फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को उन्होंने सपोर्ट किया और यहाँ पे कर्नाटक में चंदा साहिब को उन्होंने सपोर्ट किया, दोनों का सहयोग करना। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। ये जो अनवरुद्दीन है, क्योंकि इन्होंने तो इनको दिया था ना, चंदा साहिब को दिया था इन्होंने सपोर्ट, तो इनके फ्रांसीसी सेना के द्वारा इनके हेल्प से अनवरुद्दीन जो है वो मारा गया, तथा चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बन गया, ये बना नवाब 1749 में। और 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष कर मारा गया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का, यानी दोनों को, इसको दिया था डुप्ले ने, इसको दिया था सहायता और चंदा साहिब का, ये दोनों को हेल्प करने की वजह से, हेल्प जब किया इन्होंने, सहायता दिया और इनके और इनके बीच में युद्ध हुआ तो नासिर जंग मारा गया और यहाँ पे नवरुद्दीन मारा गया। यहाँ चंदा साहिब बन गया यहाँ का नवाब अगला, और यहाँ का नवाब बन गया मुजफ्फर जंग। डुप्ले इस समय तक अपनी शक्ति के चरम पर था, यहाँ पे डुप्ले बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। परिस्थिति परिवर्तित होने में देर नहीं लगी। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली युद्ध में बचकर भाग गया था। जो अनवरुद्दीन है ये कर्नाटक का नवाब, और ये जाकर के इनका पुत्र जो था
इनका पुत्र मोहम्मद अली था, नाम इसका मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। और ये बचकर भाग गया था और उन्हें त्रिचनापल्ली में शरण ली और ये फिर जाके अंग्रेजों से मदद मांगी। अब ये जो है चंदा साहिब और फ्रांसिस सेना तिरुचिरापल्ली को क्या किए, चारों तरफ से क्या है नाम, तिरुचिरापल्ली के जो किला था उसको घेर रखे थे और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव जो है इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा। क्लाइव ने दबाव में कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। 1752 उसके बाद 1752 में अस्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में, कौन था अंग्रेज जो थे, अंग्रेज सेनापति कह सकते हैं, सेनापति जो था, कौन सा अंग्रेज सेनापति, उसका नाम था अस्ट्रिगर लॉरेंस। इसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ती है और त्रिचनापल्ली को बचा लिया। यानी इन्होंने तो घेर रखा था चारों तरफ से, कौन, फ्रांसीसी सेना और चंदा साहिब जो वहां का नवाब था, कहाँ का, कर्नाटक का, उन्होंने ये त्रिचनापल्ली को किसने बचाया, अस्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उनको बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और यहां से शुरू हो उनकी कहानी बिल्कुल से बदल जाती है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने त्रिचनापल्ली में हुई हानि के लिए डुप्ले को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें वापस फ्रांस बुला लिया। ये 1752 की कहानी है, जब त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसियों की क्या होती है, फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और इस हार का जो है श्रेय किनको दिया जाता है, डुप्ले को दिया जाता है। इसी वजह से फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को उस जिम्मेदार ठहराया और उसको कहा बेटा अब वापस आ जा तू फ्रांस। इसके बाद 1754 में फ्रांस के तरफ से गोडाहू नाम का अगला जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बन के आता है, गोडाहू आता है भारत में, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर जनरल होता है। और 1755 दोनों कंपनियों के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। किनके किनके बीच में, यहाँ पे दो ही की तो बात ही हो रही है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन्हीं के बीच में संधि होती है और इस तरह कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब इसी के बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763, 7 साल तक युद्ध चला। इसी वजह से इस युद्ध को सप्तवर्ष युद्ध भी कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, 7 years वार। तो ये क्या हुआ, जैसे पहले यूरोप में ही दोनों शक्तियों के बीच में टकराव होते रहे थे, संघर्ष होते रहा है, उसी वजह से आप देख रहे हैं कि देश के अन्य देश के हिस्सों में भी, यानी विश्व के अन्य हिस्सों में भी इन दोनों कंपनियों के बीच में टकराव होते रहा है। इस 1756 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को अगला गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा था। ये तो 1755 में गोडाहू जो आया था उन्होंने संधि कर चला गया। 1756 में एक दूसरे गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था काउंट डी लाली, ये नाम था काउंट डी लाली।
उसने भारत आते ही फोर्ट डेविड को जीत लिया और तंजौर पर 56 लाख रुपए के बकाया के विवाद को लेकर युद्ध शुरू कर दिया। ये आया भैया, कोई भी आएगा नया नया गवर्नर तो अपना तो रुआब दिखाएगा। इसने आया, काउंट लाली आया और फोर्ट डेविड को जीता। फिर उसने क्या किया, तंजौर जो है, तंजौर उस पर बकाया था 56 लाख में, उसके लिए इन्होंने 56 लाख युद्ध शुरू कर दिया, परंतु वो इसमें असफल रहा, जिससे फ्रांसीसी ख्याति को हानि पहुंची। यानी इन्होंने तो जाते ही युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या हुआ, असफल हो गया, इसमें सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फ्रांसीसियों की जो प्रतिष्ठा थी उसमें बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। उधर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को जब 1757 में प्लासी की युद्ध के दौरान हराया था, बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इससे अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत मजबूत हो चुकी थी। पॉलिटिकली, अगर राजनीतिक तरीके से भी वो बहुत मजबूत हो चुके थे। 1760 फ्रांसीसी पराजित होने के पश्चात पौंडीचेरी 1760 में सर आयर कूट के नेतृत्व में, कौन है, सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना फ्रांसीसियों को वांडीवास युद्ध में बुरी तरीके से पराजित करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास 1760, वांडीवास का युद्ध किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और यहीं पे इतना बुरी तरीके से इनको हार होती फ्रांसीसियों की कि 1761 में फ्रांसीसी पराजित होने के बाद वापस ये आ जाते हैं, कहाँ पर, पौंडीचेरी लौट आते हैं। और मात्र 8 महीने बाद ही अंग्रेजों ने इसे भी 8 महीने के बाद अंग्रेज पौंडीचेरी को भी जीत लेते हैं, ठीक है। बट कुछ समय बाद इन फ्रांसीसियों को फिर से लौटा देते हैं। इस तरह तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का समापन हो गया। आंग्ल फ्रांसीसी यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का जो युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद बिल्कुल से जो संघर्ष दोनों के बीच में वो समाप्त हो गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अब अंग्रेजों को भारत पर पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित करने के लिए केवल भारतीय शासकों का ही सामना करना शेष था। तो हम देखेंगे कि 1761 के बाद जब ये यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियन शक्तियां थी, जो आपस में अंग्रेजों के साथ या फिर आपस में जो संघर्ष थे उनके, पूर्ण रूप से अब अंग्रेजों सारे यूरोपियन शक्तियों से जीते थे और सिर्फ अंग्रेज यहाँ पे बचे थे, जो पूर्ण रूप से बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। और अब इनको सिर्फ भारत के जो शासक थे, भारतीय शासक, उनके साथ संघर्ष करना था। तो इनके बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कर्नाटक का जो युद्ध है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो कर्नाटक का हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में, 1746 से 48 के बीच में हुआ था। सेकेंड यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये आपका 1749 से लेकर के 1754 के मध्य चला था। थर्ड आंग्ल फ्रांसीसी 1756 से लेकर के 1763 तक चला था। आप देखें कि तीनों युद्धों का जो मेन रीजन था, ये एक दूसरे के ऊपर
अधिकार जमाने की बात थी। और ये यहाँ से नहीं शुरू हुआ था, इनकी जो होम कंट्री यानी ऑस्ट्रिया में, जो ऑस्ट्रिया को लेकर के फ्रांस और ब्रिटिश में जो संघर्ष चल रहा था, उन्हीं का परिणाम आप भारत में देखें कि दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष हुए। उन्हीं में से फर्स्ट एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, सेकेंड, थर्ड, इस तरह हुआ। तीनों के बाद देखिए संघर्ष होता है, फिर संधि होती है, फिर समाप्त हो जाता है। फिर से वही कुछ शुरुआत यूरोप में होते हैं, वहां पे कुछ संघर्ष होते हैं, उन्हीं का परिणाम यहाँ पे होता है, फिर संघर्ष होता है, संधि होती है, संघर्ष होता है, संधि होती है, और अंततः 1761 में संधि होने के बाद पौंडीचेरी भी जब अंग्रेज जीत चुके थे, पौंडीचेरी को वापस कर देते हैं। और इन दोनों के बीच फिर कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ अकेला एकमात्र शक्ति बच गए थे, यूरोपियन कंपनी बच गए थे जहां भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए। और उसके बाद फिर उनको सिर्फ भारतीय शासकों के संघर्ष करना था। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।